नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और लोगों को इसके बीच का डिफरेंस समझ नहीं आता। तो क्या है वो मुद्दा? वो मुद्दा है म्यूचुअल डिवोर्स वर्सेस कंटेस्टेड डिवोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिवोर्स जो म्यूचुअली लिया गया, दूसरा डिवोर्स जो कंटेस्ट करके लिया गया। आज उस बारे में समझेंगे। शादी जिंदगी का इंपॉर्टेंट डिसीजन तो होता है, लेकिन जब वो शादी काम ना करे तो अलग होना भी जरूरी हो जाता है और उसके लिए होता है डिवोर्स। लेकिन सवाल ये है, म्यूचुअल डिवोर्स या फिर कंसेंटेड डिवोर्स, हम किसके लिए जाएं? इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा आसान है और लीगली कौन सा ऑप्शन बेटर है आपके लिए? तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। इंडिया में मेनली दो टाइप के डिवोर्स होते हैं, एक हुआ म्यूचुअल, दूसरा हुआ कंटेस्टेड। म्यूचुअल डिवोर्स जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री करते हैं सेपरेशन के लिए। वहीं कंटेस्टेड डिवोर्स जब एक पार्टी चाहती है डिवोर्स और दूसरी उसके लिए मना करती है। तो ये दोनों प्रोसीजर इंडियन लॉ में अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम पर्सनल लॉ इत्यादि में। अब चलिए समझते हैं दोनों का प्रोसेस क्या है। अब जैसे जो म्यूचुअल डिवोर्स है, मैंने समझाया कि वो दोनों पार्टी चाहती है और दोनों एग्री करके डिवोर्स ले लेती है। तो ये जो होता है ये एक पीसफुल वे आउट होता है। इस म्यूचुअल डिवोर्स में इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? हस्बैंड और वाइफ जो है मिनिमम 1 सालों के लिए एक दूसरे से दूर रहें और उनके बीच कोई किसी प्रकार का संबंध ना हो। म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए दोनों का, और कोई भी पेंडिंग चाइल्ड कस्टडी या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। कोर्ट में एक जॉइंट पिटीशन डालना है दोनों के बिहाफ में, उसमें फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होएगा। फिर जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है यानी 6 महीने, कुछ केसेस में उस कूलिंग ऑफ पीरियड को इग्नोर कर दिया जाता है। फिर एक सेकंड मोशन होता है, फाइनल हियरिंग जिसको कहते हैं, और उसके बाद कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। और इस पूरे म्यूचुअल जो डिवोर्स होता है उसका पूरा जो टाइम पीरियड होता है आमतौर पर वो 6 महीने से 18 महीने तक होता है, डिपेंडिंग करता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिवोर्स करने में, म्यूचुअल डिवोर्स करने में पैसे कितने खर्च होते हैं। तो वकील का फीस और फाइलिंग और कोर्ट का पूरा प्रोसेस, हर चीज़ मिलाकर कम से कम 15 और ऊपर तो कितना भी मांग सकते हैं, डिपेंड करता है वकील का नॉलेज और प्रैक्टिस ईयर्स कितने हैं, एक्सपीरियंस कितना है। तो फिर भी 50,000 तक आमतौर पर आप मान के चलें ऐसे केसेस में। अब इसके मैं आपको फ़ायदे गिनाता हूँ। ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें स्ट्रेस बहुत कम होता है, इसमें कोई डर्टी एलिगेशंस आप पे नहीं लगते, कोई घिनौना बात की आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये सब नहीं होता। और चाइल्ड कस्टडी या प्रॉपर्टी इश्यूज मोस्टली प्री डिसाइडेड होते हैं, तो वो कोर्ट्स में भी नहीं आते हैं, जिस वजह से ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम समझते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी जब एक पार्टी की इच्छा हो कि डिवोर्स हो जाना चाहिए लेकिन दूसरी पार्टी की इच्छा नहीं है कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में फिर दोनों पार्टी एक दूसरे पर केस करते हैं, और वो केस होता है मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, फिर होता है क्रुएल्टी का, फिर होता है अडल्टरी का, फिर होता है कि डेजर्टेशन में ऐसा 2 साल नहीं रहा, फिर हो गया कि ये व्यक्ति मानसिक संतुलन खो चुका है, या फिर इसने अपना धर्म बदल लिया है, या फिर इसने दुनियादारी छोड़ दी है, इत्यादि कई कारणों से आपके ऊपर ये कंटेस्टेड डिवोर्स का केस लग सकता है। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है कि एक पार्टी ने पहले फाइल करा पिटीशन कोर्ट में कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो फिर जो दूसरा पार्टी है उसको कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जाएगा। फिर जिसको नोटिस गया है उसको कोर्ट एक टाइम बताएगी कि इतने टाइम में जवाब दीजिए। आमतौर पर ये 4 हफ्ते होता है, यानी 1 महीना को 4 हफ्ते, जो भी इसको टाइम लिमिट मिलेगा, हम मान के चल रहे हैं 4 हफ्ते, उसमें फिर वो जवाब देंगे जो अदर पार्टी है। और इसके माध्यम से उनको ये भी पता चल जाएगा कि कोर्ट में उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने ऐसा कुछ फाइल किया है। फिर जो एविडेंस है उनको सबमिट किया जाएगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा एविडेंस सही है या नहीं है, फिर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे, कोर्ट में बहस होगी, और सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट फिर एक फैसला सुनाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लग जाता है? इस पूरे प्रोसेस में मिनिमम 2 साल
और ज़्यादा आम तौर पर देखा गया है एवरेज की 5 से 6 सालों में ऐसे केसेस ख़त्म होते हैं। और फिर इसकी फ़ीस कितनी हो जाती है, ये डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना था, कितने साल ये केस चला, वकील कौन थे। तो आम तौर पर अगर आप देखें तो मोटा मोटी 2 लाख रुपए के आसपास खर्च बैठ जाता है। तो इसके कुछ नेगेटिव्स होंगे। नेगेटिव्स बिल्कुल है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, मेंटली एग्जॉस्टिंग है, एलिगेशंस और ब्लेम गेम्स होते हैं इसमें अंदर, और जो बच्चा है अगर है तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो इससे हम क्या समझें? इससे हम ये समझते हैं कि डिवोर्स तो सबसे पहले एक आखिरी मीडियम है कि अगर कोई रिलेशनशिप अगर नहीं चल पा रही है, बट अगर किसी पार्टी को डिवोर्स लेना है तो वो म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ बचाने के लिए। तो इसमें अब हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन इन मामलों में आती है वो ये आती है कि क्या म्यूचुअल डिवोर्स में लॉयर रखना या अपॉइंट करना ज़रूरी है। वैसे टेक्निकली नहीं, लेकिन लीगल ड्राफ्टिंग के लिए तो लॉयर लेना बेस्ट होता है, क्योंकि उनको पता है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या आपके फेवर में काम करेगा, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो कोर्ट के समक्ष रखनी है लीगल भाषा में, एक फॉर्मेट में। तो टेक्निकली यस, बाकी आपकी इच्छा। तो 50-50 है, रखिए या ना रखिए। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या 6 महीने कूलिंग ऑफ पीरियड कंपलसरी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद कुछ केसेस में ये वेव ऑफ हो सकता है, लेकिन हर केसेस में नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। ऐसे कोई नहीं बता सकता कि कंपलसरी है या नहीं है, आपको इसके लिए एक एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी। अब अगर एक पार्टी नोटिस इग्नोर करे तो क्या होगा? तो कोर्ट एक्स पार्टे डिसीजन दे सकती है आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी अगर कोर्ट आपको बार बार कोर्ट बुला रही है या आपको रिप्लाई फाइल करने को कह रही है और आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट ये कह देगी कि हमने उनको पर्याप्त मौका दिया, उसके बावजूद वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर एक फैसला सुना देगी और वो फैसला आपके खिलाफ होगा। अब अगर इस रिलेशनशिप में शादी में एक बच्चा भी है तो फिर वो कैसे डिसाइड होता है? कोर्ट हमेशा चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट देखती है, ये नहीं कि पेरेंट्स का प्रेफरेंस क्या है। कोर्ट ये देखती है कि बच्चा किसके साथ खुश रहेगा, किसके साथ उसकी ग्रोथ होगी, मेंटली डेवलप करेगा, सोसाइटी में कल्चरली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज हर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर चाइल्ड बच्चे की कस्टडी डिसाइड होती है। तो दोस्तों, डिवोर्स इजी डिसीजन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी नेसेसरी होता है। अगर दोनों मैच्योर और रिस्पेक्टफुल तरीके से अलग होना चाहें तो म्यूचुअल डिवोर्स एक बेस्ट ऑप्शन है। कंटेस्टेड डिवोर्स तभी जाना चाहिए जब एक गलत ट्रीटमेंट हो रहा हो, लाइक क्रुएल्टी, अब्यूज या डेजर्टेशन। तो मेरा सजेशन है कि लीगल एडवाइस ऐसे मामलों में लेना काफ़ी ज़रूरी है, और ऐसे सिचुएशंस में आप इमोशंस पे नहीं, लॉ पे डिसीजन लीजिए कि कानून क्या कहता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर लॉ को सिंपल भाषा में समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।